हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान कैफे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का 5th चैप्टर, जिसका नाम है अधिकार यानी हमारे राइट्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारा अधिकार का क्या अर्थ होता है और अधिकारों के हमारे दावे की बुनियाद क्या है। इसके अलावा हम जानेंगे इसके अंदर कि अधिकारों से हम किन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और इतने महत्वपूर्ण वो उद्देश्य क्यों होते हैं। क्योंकि चैप्टर का नाम अधिकार है तो जान लेते हैं कि अधिकार का अर्थ क्या होता है। तो अधिकार एक ऐसा दावा है जो यह बताता है कि नागरिक व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किस चीज़ के हकदार हैं। यानी एक मनुष्य योनि प्राप्त की है मैंने, तो मैं इस समाज में किस चीज़ का हकदार हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि हर वो चीज़ जिसे मैं ज़रूरी समझूँ वो मेरा अधिकार है। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं स्कूल में अपनी मनपसंद ड्रेस पहन के जाऊं, स्कूल ड्रेस पहनने की बजाय अगर मेरा ये रुचि है कि मैं जाऊं अपनी मनपसंद ड्रेस पहन के स्कूल में, तो इसको मैं अब अधिकार में शामिल नहीं करूंगा। अधिकार तो वह है जिन्हें मैं और अन्य लोग समाज में सम्मान और गरिमामय जीवन का बसर करने के लिए जो हमें महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं, वो सभी जो है हमारे अधिकार की श्रेणी में आते हैं। और अधिकारों की दावेदारी का दूसरा पहलू या दूसरा आधार ये है कि अधिकार जो है हमारे जीवन की बेहतरी के लिए आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए देखें तो जो शिक्षा का अधिकार है वो हमारे जीवन में किस प्रकार से बेहतरी के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये हमें जो है तर्क शक्ति देता है। अगर शिक्षा का अधिकार नहीं होगा तो हम जो है सबके लिए एजुकेशन की मांग नहीं कर सकते हैं, और लेकिन अगर एजुकेशन होगी तभी हमारी जो है वो तर्क शक्ति विकसित होगी, और तब तर्क शक्ति विकसित होती है तो हम ईश्वर के अलावा और किसी के अंधभक्त होने से बच सकते हैं। आज ने देखा होगा कई बार जो श्रद्धा भाव को लेकर कई ढोंगी बाबाओं ने जो है कितना फ्रॉड किया हुआ है। इसके अलावा हम किसी राजनीतिक पार्टी के भी अंधभक्त ना बन जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास शिक्षा का अधिकार हो और हम जो है अपनी तर्क शक्ति को विकसित कर सकें। अब हम बात करेंगे कि अधिकार कहाँ से आते हैं। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी के जो राजनीतिक सिद्धांतकार थे उन्होंने वो तर्क देते थे कि अधिकार जो है वो प्रकृति की देन है या ईश्वर की देन है। यानी जो हमें अधिकार दिए मिलते हैं मनुष्य होने के नाते वो हमें ईश्वर ने दिया है या हमें नेचर से ही मिला हुआ है, ऐसा वो कहते थे। और इसका मतलब ये था कि जो अधिकार हमें मिले हैं उनसे हमें कोई व्यक्ति या कोई शासक हमसे छीन नहीं सकता। वो 3 प्रकार के अधिकारों की मुख्य रूप से बात करते हैं। पहला उन्होंने कहा कि जीवन का अधिकार सबसे पहला अधिकार मनुष्य का है। फिर उन्होंने कहा स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, संपत्ति का अधिकार। फिलहाल तो हमारे मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार शामिल नहीं है, और बाकी जो अधिकार हैं जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और बाकी जितने अधिकार हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो इन्हीं अधिकारों से निकले हुए हैं। तो उनका कहना था, जो 17वीं 18वीं शताब्दी के दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि जो ये अधिकार है ये प्रकृति रूप से हमें मिले हुए हैं। यानी जो है इसका हम दावा करें ना करें ये मनुष्य होने के नाते हम प्रयोग में ला सकते हैं। और इन्हीं अधिकारों का जो हम उपयोग करके राज्यों को उनके मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकते हैं। हम कभी कभार आपने देखा होगा कि जो आंदोलन करते हैं, रैलियां करते हैं, राज्य सरकार के खिलाफ विरोध करते हैं अगर हमें कोई फैसला राज्य सरकार का अनुचित लगता है। और इसके अलावा हम इन अधिकारों के माध्यम से ही जो है वो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी रक्षा करते हैं। हाल ही के वर्षों में प्राकृतिक अधिकारों की जगह पर मानव अधिकार का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। जो प्राकृतिक अधिकार जो शब्द है उसकी जगह मानव अधिकार शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान यानी आधुनिक युग में जो है हम इस बात को अस्वीकार करते हैं कि जो हमें अधिकार दिए गए वो हमें प्रकृति ने दिया है या फिर हमें जो अधिकार मिले हैं वो हमें ईश्वर ने दिया है। ये लॉजिकल हमें लगता नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो प्राकृतिक अधिकार नहीं होता है वो मानव अधिकार होता है। यानी मानव अधिकार शब्द का इस्तेमाल जो है प्राकृतिक अधिकार के स्थान पर हाल ही के वर्षों में जो है वो किया जा रहा है। मानव अधिकार के पीछे मूल मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने के मात्र से ही कुछ चीज़ों को पाने के अधिकारी हैं। जैसे इसका अर्थ यह है कि सभी मनुष्य जो हैं वो एक समान स्वतंत्र है। कोई व्यक्ति दूसरे का नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। सभी व्यक्ति को आगे बढ़ने और अपनी अंदर छुपी हुई प्रतिभा का विकसित करने के लिए सबको समान अवसर मिला है या मिलना चाहिए। विश्व के समस्त नागरिकों को अभी भी पूर्ण अधिकार नहीं मिले हैं। इसी दिशा में 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सभा ने जो है मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार कर लागू किया है।
और पूरी दुनिया के जो उत्पीड़ित लोग होते हैं वो इन्हीं सार्वभौमिक जो मानवाधिकार है इसका इस्तेमाल करके उन कानूनों को चुनौती देते हैं जो उनको दूसरों से अलग रखती है, अलग बनाती है, और या फिर जो उनको दूसरों से कम अवसर प्रदान करती है, या जो उनको दूसरों के मुकाबले जो भेदभाव जो उनके प्रति होता है, तो वो उनके खिलाफ इन्हीं अधिकारों के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं। अब हम बात करेंगे जर्मन के एक दार्शनिक थे इमैनुअल कांट। उनका विचार क्या था मनुष्य को लेकर, मनुष्य के अधिकारों को लेकर। तो उनका मानना था कि हर चीज़ की या तो कीमत होती है या गरिमा होती है। जिसकी कीमत होती है हम उसके समतुल्य कोई वस्तु रख सकते हैं। यानी मान लो कि ये एक चौक होल्डर है, अगर इसकी एक कीमत है तो इसके समान कीमत की कोई वस्तु को मैं इसके बदले ले सकता हूँ या दे सकता हूँ। लेकिन जिसकी कीमत नहीं होती, या फिर ये कह लो कि जो सभी कीमतों से ऊपर है, उसकी गरिमा होती है। उनका मानना था कि मनुष्य की गरिमा होती है क्योंकि वो एक बहुमूल्य प्राणी है, और मनुष्य होने के नाते चाहे वो अशिक्षित हो, शक्तिविहीन हो, गरीब हो, या बेईमान या अनैतिक क्यों ना हो, क्योंकि वो मनुष्य है, मनुष्य योनि में पैदा हुआ है, उसके साथ कुछ न्यूनतम प्रतिष्ठापूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। एक मनुष्य व जो कोई मनुष्य है, उस मनुष्य को उसके मनुष्य होने के नाते उसके साथ कुछ न्यूनतम ऐसे प्रतिष्ठापूर्वक व्यवहार जो है वो किए जाने चाहिए। इसमें हम अगर थोड़ा देखें तो वर्तमान में जो जितने अपराध वगैरह, हिंसा वगैरह हमें दिखते हैं अपने समाज में, जो बढ़ती चली जा रही है, वो अमानवीय क्रियाकलापों की वजह से ही बढ़ती चली जा रही है। यानी मनुष्य की परिभाषा क्या है? क्या मनुष्य की जो परिभाषा है वो केवल मनुष्य योनि में पैदा होना ही है? अगर ऐसी बात है तो फिर, और जब जो देखो जैसे कोई भी जो क्रिमिनल अपराधी या फिर जो रेपिस्ट वगैरह होते हैं, इनके भी मानवाधिकार की बात होती है। क्यों इनके मानवाधिकार की बात होती है? जब ये इनके जो एक्टिविटी होती है, इनका जो कर्म होता है, जब वो मानव के अनुसार ही नहीं है, तो फिर इनके मानवाधिकारों की बात क्यों की जाती है? ये थोड़ा मेरा निजी विचार था, इसका चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं कि ऐसा हो कि कोई व्यक्ति मानव है और मानव की एक परिभाषा हो, मानव की परिभाषा में मानवीय व्यवहार को भी जो है वो सम्मिलित करना चाहिए, ताकि जो है कोई मनुष्य जो है वो मानव के व्यवहारों के अनुसार ही कार्य करे। कुछ मानव के व्यवहार निर्धारित कर देने चाहिए जिससे किसी भी समाज के दूसरे व्यक्ति को जो है दिक्कत नहीं पहुँचे। ये जो था मेरा निजी विचार था, इसका जो आपके चैप्टर से है कोई लेन देन नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अधिकारों के प्रकार की तरफ से। तो अधिकारों के प्रकार में क्या क्या आता है? अधिकार के प्रकार लगभग 3 प्रकार के हम मुख्य रूप से बात करेंगे अधिकारों के प्रकार में। पहला आपका राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आपको वोट देने का अधिकार आता है, अपने प्रतिनिधि के चुनने का अधिकार आता है, आपकी स्वतंत्रता का अधिकार आता है, और आप जो है चुनाव में खड़े भी हो सकते हैं। इन सब का अधिकार जो है आपको राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत दिए जाते हैं किसी लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा, किसी लोकतांत्रिक देश में रहने वाले नागरिकों को। तो क्या ये अधिकार उन लोगों के लिए लाभकर हैं जो अपने भोजन, शिक्षा, आवास के लिए भी संघर्ष करते हैं? जैसे अगर कोई फुटपाथ पर रहता है, या फुटपाथ पर रहने वाला व्यक्ति जो है, या फिर ऐसे व्यक्ति जो इन अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या या फिर जो बुनियादी चीज़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बुनियादी चीज़ें मतलब वही शिक्षा, आवास, खाना, भोजन, ये सब जो इन सब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए इन राजनीतिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो यहाँ पर चाहिए सरकार को कि वो कुछ ऐसी सुविधाएं दें ऐसे वर्ग को जो इन बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति करता हो। इसलिए जो हमारा सेकंड अधिकार आता है वो आता है आर्थिक अधिकार। कई लोकतांत्रिक सरकार ने क्या किया है कि कुछ निम्न आय फिक्स कर रखी है कि मिनिमम सैलरी मिलेगी, किसी भी काम की एक मिनिमम सैलरी फिक्स कर रखी है। आवास और चिकित्सा यानी रेजिडेंस और जो मेडिकल सुविधाएं हैं, उन सब के लिए कई लोग होते हैं, कई लाखों लोग, करोड़ों लोग जो होते हैं, वो राज्य सरकार की जो मुहिम होती है उस पर निर्भर करते हैं, राज्य सरकार की जो सुविधाएं होती है उस पर निर्भर करते हैं। हम आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो सरकारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो फिर कई बार सरकार ने इस कदम में, ताकि सभी को राजनीतिक अधिकार मिले, उन्होंने इस कदम में आर्थिक अधिकार भी दिए हुए हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से इसको पाने का, जो आर्थिक अधिकार को पाने का जो है वो प्रयास किया हुआ है। इसके अलावा हमारे को अगला अधिकार हमारा आता है सांस्कृतिक अधिकार। आजकल अधिक से अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो हैं राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के साथ साथ नागरिकों को सांस्कृतिक अधिकारों के दावों को भी मान्यता दे रही है, क्योंकि अगर आप जो संस्कृति है अगर उसका ह्रास हो जाएगा,
क्योंकि संस्कृति अगर कोई संस्कृति जो है और उस संस्कृति को मानने वाले लोगों की संख्या कम है, अगर वो अपनी संस्कृति को नहीं फैला पाएंगे तो उनकी जो संस्कृति है एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो सभी को अपनी संस्कृति का जो है प्रचार करने का अधिकार है, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है और अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है। ये सभी अधिकार जो है हमारे सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे सिर्फ अधिकारों की, हमने बात की अभी तक, अब हम बात करेंगे अधिकार और जिम्मेदारियों की। अधिकार के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी जो है वो बनती हैं। अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी ज़रूरतों व हितों की ही ना सोचें, कुछ ऐसे चीज़ों की भी सोचें जो हम सबके लिए हितकर है। ठीक है, अधिकार सिर्फ खाली अधिकार लेने से काम नहीं बढ़ता ना भाई, हमें कुछ समाज के लिए भी सोचना पड़ता है। जैसे अगर ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, ओजोन परत के जो हम हिफाजत कर सकते हैं, उसके अलावा वायु व जल प्रदूषण कम से कम करके हम जो है समाज को एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं। नए वृक्ष लगाकर और जो है जंगलों की कटाई पर रोक लगाकर हम हरियाली को फैला सकते हैं। ये आम भलाई की बातें हैं जिनका पालन हम और अपनी भावी पीढ़ी के सुरक्षित करने के लिए अब हमें अवश्य करनी चाहिए। अधिकार हमसे अपेक्षा करते हैं कि मैं जो अधिकार अपने लिए चाहता हूँ वो दूसरों के लिए भी मैं चाहूँ। मतलब जैसे कि अगर मैं जो अधिकार अपने लिए चाहता हूँ वो मैं इसका एट द सेम टाइम मेरे मन में ये होना चाहिए कि वही सेम अधिकार दूसरों को भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अपने मनपसंद कपड़े पहनने का, मुझे अपने मनपसंद कपड़े पहनने का हक है, मुझे अपने मनपसंद संगीत के प्रकार को सुनने का जो है वो अधिकार है, तो मुझे चाहिए कि मैं किसी और के कपड़ों के पहनावे को जो व्यतीत ना करूं, या फिर मैं उसके संगीत को, जो वो संगीत सुनता है, मैं उसकी जो है उसका जो मैं उसके में जो है इंटरफेयर ना करूं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पसंद नापसंद में कोई मेरे अधिकारों को लेकर, मेरे मनपसंद को लेकर मेरे साथ कोई इंटरफेयर ना करे, मेरे मामले में कोई इंटरफेयर ना करे, तो मुझे एट द सेम टाइम चाहिए कि मैं किसी और के मामले में भी इंटरफेयर नहीं करूं। ठीक है, जैसे कि अगर भाषण देने की स्वतंत्रता ये मेरा अधिकार है, ये मेरे मौलिक अधिकारों में शामिल है, लेकिन मैं भाषण देने की स्वतंत्रता या अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने पड़ोसी की हत्या करवाने के लिए, लोगों को, भीड़ों को भड़काने के लिए नहीं कर सकता। तो ये हमारा जो है अधिकार और जो है हमारे जिम्मेदारियां साथ में आती है अधिकारों के साथ। अब जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा वो जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर से लेकर, इसको ध्यान से समझिएगा और इसको अगर हो सके तो नोट डाउन भी कर लीजिए कि अधिकार क्यों आवश्यक है। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए अधिकार आवश्यक है, और उसके अलावा लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी जो है अधिकार आवश्यक होते हैं। तीसरा हमारा है व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमता को विकसित करने के लिए भी अधिकार जो है आवश्यक है, हमने इसको समझा पूरे चैप्टर में। फिर है हमारे पास व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए जो है अधिकार आवश्यक है, क्योंकि यदि अधिकार रहित व्यक्ति बंद पिंजड़े में पक्षी के समान होता है। जिसके पास अधिकार नहीं है वो बंद पिंजड़े में पक्षी के समान है। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, परिवर्तन होता रहा है, नए नए खतरे आ रहे हैं, नई नई चुनौतियाँ आ रही है, तो इसके लिए भी जो अधिकारों की सूची तैयार होती है। जैसे कि समाज बदलता है, समय बदलता है, तो अधिकारों में परिवर्तन होने चाहिए और अधिकार भी जो है बढ़ने चाहिए। तो अभी जो वर्तमान में जो मानव अधिकारों की सूची में जो कुछ अधिकार शामिल है वो है स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल तथा टिकाऊ विकास का आधार। फिर हमारे पास आता है सूचना के अधिकार का दावा है, महिला सुरक्षा का अधिकार, समाज के कमज़ोर लोगों के लिए शौचालयों की व्यवस्था का अधिकार है, बच्चों को खाद्य संरक्षण शिक्षा का अधिकार और शालीन जीवन यापन के लिए आवश्यक स्थितियाँ भी चाहिए। नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि यह सतर्क रहें, अपनी आंखें खुली रखें, अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहें। नागरिकों को क्या चाहिए कि नागरिक अपने लिए यह आवश्यक करे कि वो सतर्क रहे, अपनी आंखें खुली रखे और अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहे। ये हमसे अपेक्षा की जाती है, तभी हम अपने अधिकारों का उचित इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है यहाँ समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो से सब कुछ समझ में ठीक आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में।